सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज का हमारा विषय बेहद गंभीर है। दो विषयों पर बात करेंगे और दोनों ही विषय हमारे देश के संदर्भ में खास महत्ता रखते हैं। पहले चरण में हम बात करेंगे कश्मीर के संदर्भ में। आज का हमारा पहला विषय है जम्मू कश्मीर, नीति पर सवाल, निशाने पर नेता। दरअसल इस विषय का संबंध जम्मू कश्मीर और वहां के हालातों से है। केंद्र सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के तमाम प्रावधानों को हटाया था। 2 वर्ष पहले ठीक 5 अगस्त 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया था और उसके बाद से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वहां का माहौल बदल जाएगा, लोगों के जीवन में शांति व स्थिरता आएगी, विकास का सिलसिला चालू होगा, लोग नई उमंगों के साथ, नई उम्मीदों के साथ अपनी बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार की आतंकी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, उसने कहीं ना कहीं हम सबको सोचने के लिए विवश किया है। ऐसा नहीं है कि आतंकी घटनाएं एक तरफा चल रही हैं। आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकी भी हताहत हो रहे हैं। पहले के मुकाबले आतंकी घटनाओं में कमी भी आई है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो एक खास ट्रेंड देखने को मिला है वो ये है कि आतंकी संगठनों ने विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को निशाने पर लिया है। पिछले 10 दिन के अंतर्गत बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और उनके परिजनों के ऊपर हमले हुए हैं। 3 परिजन मारे जा चुके हैं। 3 भाजपा के नेता समय से पहले इस दुनिया से दिवंगत हो गए। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी बौखलाहट है, क्या ऐसी परिस्थिति जिसके चलते घाटी में ऐसे हालात बन रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा मसले पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र हिंसा के विपरीत है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि 2 दिन के जीवन में मनुष्य को यदि नहीं पूछता, इसलिए नहीं करता, तो फिर वह किस लिए उत्पन्न हुआ। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने अपने उपन्यास के माध्यम से हमें यह विचार दिया था, जिसमें मनुष्य का मनुष्य के प्रति स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, विश्व में शांति होनी चाहिए, ऐसा आग्रह था। लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसमें तो इस विचार का कहीं अता पता भी नहीं चलता है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यकाएक आतंकियों की इस बौखलाहट के मायने क्या हैं। इस विषय को सुलझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर में। रविंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी लंबे समय से संभाल रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में मास्टर तसदुक हुसैन साहब हैं, जो पीडीपी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ताहिर चौधरी जी आपसे ही करते हैं। आपकी पार्टी का दावा था कि धारा 370 को एक बार हट जाने दो, फिर बताते हैं। पिछले कुछ समय से आतंकी आपको बताने में लगे हैं, थोड़ा दृष्टि देंगे क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा दावा था कि जम्मू कश्मीर के हालात पटरी पे आएंगे, ऐसी घटनाएं खत्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब भी रही। ऐसी बात नहीं, घटनाओं में बहुत कमी आई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कहा जाए या कुछ महीनों से कहा जाए कि बहुत जल्दी हमारे लीडर्स के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक होने लगे और हमने बहुत कीमती जानें कश्मीर घाटी के अंदर खोई हैं जी। और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हाल ही में मैं आज की न्यूज बताऊं तो अपनी पार्टी के भी एक लीडर के ऊपर अटैक हुआ, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह की घटनाएं इस टाइम पे स्टार्ट होना और बहुत जल्दी मुझे लगता है हर 1-2 दिन के गैप के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स हैं वहां पे जी, पाकिस्तान की तरफ से चालें खेली जा रही हैं जम्मू कश्मीर के लिए जी, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जैसे हमने 75th ईयर जो हमारा इंडिपेंडेंस का हमने मनाया है, तो कश्मीर में जगह तो हालात आपने भी देखे। जैसे पहली बार लाल चौक को एक नए रंग में देखा पूरी दुनिया ने और जगह पे तिरंगे लहराए गए। कश्मीर के अवाम जो था खुल के सामने आया इस खुशी के मौके पे और अवाम ने भी 15 अगस्त को अपना जो एक खुशी थी वो जाहिर की पूरी दुनिया के आगे। ये सारी चीजें को देखते हुए कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड्स हैं, वो परेशान हुए हैं और उन्होंने अपनी इन घटनाओं के अंदर अपनी जो तेजी है वो लाने की कोशिश की है। लेकिन चौधरी, मैं बीच में रुकते हुए आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी आसानी से आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया।
आतंकी संगठन है उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। उनकी सफलता के तौर पे आप इसे परिभाषित करेंगे या अपनी हुकूमत की विफलता के तौर पर भी इसको देखने की कोशिश करेंगे? सब कुछ तो आपके हाथ में है। अब तो दिल्ली के अनुसार सारी चीजों का संचालन है। केंद्र और राज्य एक ही तंत्र के द्वारा संचालित हैं और इसके बावजूद भी जब चाह रहे हैं मार रहे हैं। उनकी सफलता को अपनी विफलता के चश्मे से देखना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसे सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां हमें किसी ना कहीं किसी जगह पे अपने कीमती इंसानों को खोना पड़ता है। ये चीजें होती हैं। देखिए, दुश्मन का काम है अपने टारगेट पे रहना, वो अपनी जो तरीके हैं अपनाएंगे, अपनी चीजें करेंगे, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बड़ी दुख की बात होती है और इसको हम जिम्मेदार। ताहिर चौधरी, आप जिस जिम्मेदार जगह पर हैं, आपकी हुकूमत जिस दमदारी के साथ चीजों को संभालने का दावा करती है, ऐसे में आप केवल अफसोस के शब्द बोलकर बच के निकल जाएं, कुछ ठीक नहीं लगता। वापस लौटूंगा, आप तब तक सोचिए कि असल में आपको इस मुद्दे पर क्या स्टैंड रखना चाहिए। पर मास्टर तसदुक हुसैन साहब मेरे साथ में हैं। हुसैन साहब, आप इन आतंकी घटनाओं को और भाजपा के नेताओं को विशेषकर निशाना बनाया जा रहा है, किस नजरिए के साथ हैं आप? जी, मैं ये समझता हूं कि ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ये एक्शन इंसानी जाने ये कोई अच्छा एक्शन नहीं है। और फिर खासकर छोटे और नाहते लोगों को मारा जा रहा है जी। ये सिक्योरिटी लैब्स भी है और उनकी भी कमजोरी है। वक्ती हुकूमत ने इन लोगों को निशानदेही की है, ये हमारा उम्मीदवार है, ये हमारा सरपंच है, ये हमारा कुछ भी है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत इंसान की, छोटे की जान जाए या बड़े की जाए, इसको ये बड़ी दुख दे है। और खासकर इस्लाम ने इसको ये कहा कि एक आदमी की जान अगर जाती है तो समझ लो कि सारी इंसानियत बर्बाद होती है। इसलिए हम कंडम करते हैं ऐसी चीजों को। और जो हमारी वक्ती हुकूमत है, इस वक्त की यूटी हुकूमत, उनके पास ताकत है, उनके पास सारी चीजें हैं, वो सब कुछ रखते हुए इन लोगों का, जो छोटे लोग हैं, इनका मेरी ये सोच है कि उनके मन में ख्याल ही कम है, तब ही इन लोगों पे हमले होते हैं। और ये जिसके घर में ये हमला होता है, ये वही जानता है कि उसकी दुनिया लुट गई या कुछ बाकी बचा है। ये जिन लोगों ने ये सहा है, ये बर्दाश्त किया है और जो देखा है, उनके दिल का ये हाल मैं जान सकता हूं, क्योंकि हमने ये झेला है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है वक्ती हुकूमत से कि उनको चाहिए, जो उनके ओहदेदार हों, जो जम्मू कश्मीर के लोग, जिनको आप जिनसे ये उम्मीदें रखते हैं कि ये अवामी खिदमत कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्हें सिक्योरिटी मिले और लापरवाही ना हो, ये कहना है मास्टर तसदुक हुसैन साहब का। लेकिन मेरे साथ में रविंद्र शर्मा जी हैं, और रविंद्र शर्मा जी, आपसे जानने के लिए मेरे पास कुछ और सवालात हैं। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते थे, नेताओं को निशाना बनाया जाता था, या आतंकी वारदातें जब कभी घटित होती थी, तो एक वातावरण यह बनता था कि जो जम्मू कश्मीर में जिन लोगों की सरकार है, वो कहीं ना कहीं ऐसे आतंकी संगठन या अलगाववादियों के प्रति कुछ सद्भाव रखती हैं, पाकिस्तान के इशारे पर संचालित होती हैं। इस प्रकार की मान्यता के साथ में भी देश में, दिल्ली में बातचीत की जाती थी। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं है, और इसके बावजूद भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं। धारा 370 की समाप्ति के साथ में तो दावा था कि अब आतंकी भी नहीं बचेंगे और आतंकी घटनाएं भी नहीं होंगी, पर फिर भी हो रहा है। किस नजरिए के साथ हैं आप मौजूदा घटनाक्रम को लेकर? क्या सोच पाते हैं आप? देखिए, बात यह है कि गंभीर चिंता की बात है कि हर बार ये कहा गया, दावा तो यह था कि कश्मीर हमारे हवाले करो, भारतीय जनता पार्टी 2014 तक ले जाऊंगा जी, कि जब हम आएंगे तो फौज के और इनके हाथ जो बंधे हैं, और इल्जामात ये थे कि जो पिछली सरकारें जो भी हैं जी, वो मिलिटेंटों के हमदर्द हैं जी, और ये पार्टियां जो हैं अपीजमेंट करती हैं, शक्ति से नहीं निपटती। जब हम आएंगे
ऐसा वातावरण नहीं होगा। वोट के हाथ बंधे हैं, फलाना चीजें, ये सियासत का हिस्सा रहा है। हालांकि होना नहीं चाहिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आतंकवाद से डरते हैं, देश की बात होती है, कहा तो ये जाता है कि देश पे राजनीति न की जाए, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर मुद्दे पे या देश के मुद्दे पे की, चाहे वो बॉर्डर का मुद्दा हो। मेरी आवाज सुन पा रहे सर? जी जी बिल्कुल रविंद्र जी, आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो सबसे ज्यादा राजनीति तो जो आज सत्ताधारी दल है इन्होंने ही की, चाहे वो पाकिस्तान के साथ डील करने की बात हो, चाहे जो कश्मीर हो जी। लेकिन साथ साथ का तजुर्बा ये है कि सारे तजुर्बे होंगे जी। ये कह करके इन्होंने तो लकीर खींच दी उसके बाद कि ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग देशभक्त हैं और बाकी जो हैं वो उस लाइन के पार हैं जी। वो कोई ए डिग्री का पाकिस्तान समर्थक है, एंटी नेशनल है, कोई बी डिग्री का, कोई सी डिग्री का है, और चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी हो। हम तो ये मानते हैं मुख्य धारा की पार्टी जिनके साथ आपने सरकार भी चलाई उनको भी ये इल्जाम लगाए। फिर आपने कहा कि नोटबंदी के बाद कमर टूट जाएगी, फिर कहा कि गवर्नर रूल लगा करके हम कंट्रोल कर लेंगे, और फिर लास्ट में कहा कि दफा 370 जो है ये मूल जड़ है, इसको उखाड़ फेंकेंगे तो कश्मीर में कमर टूट जाएगी, अमन हो जाएगा। लेकिन मैं पिछली बातें तो छोड़ करके 5 अगस्त के बाद जो है सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटेड किलिंग ज्यादा हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जो उसमें हर पार्टी के लोग शामिल हैं जो लोग देश का झंडा उठाए हैं। वहाँ 2 किस्म के एलिमेंट्स हैं, एक जो थोड़ी सी तादाद है जो ये खुद भी कहते हुए दावा रहा कि चंद परसेंटेज जो है वो पाक समर्थक है, जो अलगाववादी है, जो देश से अलग होना चाहते हैं, और मेजॉरिटी जो है 90%, 95% वो देशभक्त है। लेकिन देशभक्तों में भी लकीर खींच दी गई अपनी राजनीति के लिए, और आज हकीकत सबके सामने है कि आतंकवाद के विरुद्ध जंग जो है वो आसान नहीं है और सब सरकारों ने लड़ी। मैं किसी को ये नहीं कहता कि जो देश के आइन में चुनाव लड़ते रहे, जिनकी सरकारें रही, और वो जो भी मुख्य धारा की पार्टियां रही, और जो नहीं भी मुख्य धारा की पार्टी थी, जब वो सत्ता में आए, मुख्य धारा में आए, तो उन्होंने भी आतंकवाद को रोकने का प्रयास किया, आतंकवादियों को मारा और उनको खमियाजा ज्यादा भुगतना पड़ा। इसलिए आज इनके पास कोई जवाब नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि हालात गंभीर हैं। आज भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जिसके मैं भी रहने वाला हूं, तो सदर हुसैन साहब भी रहने वाले हैं, जो कि कई सालों से पुरअमन था, वहां पे आतंकवाद जो है वो बढ़ रहा है, और उसके साथ जो अफगानिस्तान की स्थिति है वो हम सबके लिए चिंताजनक है। एक एनकरेजमेंट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, पीओके में हो। और अभी तो दावा ये किया जाता था कि हम 200-250 मिलियन मार रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुझे याद है कि 2014 में जो उस वक्त के डीजीपी थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, जनरल थे, वो कहते थे कि अब 70 मिलिटेंट रह गए एक्टिव। और आज तक के आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि 200 से 250 मिलिटेंट हर साल मारे जाते हैं। 200 से 250 मिलिटेंट सरकार मानती है कि एक्टिव हैं, इसलिए तुलना कर लीजिए और नतीजा आपके सामने है। मैं तो आज सामने रविंद्र जी आप ये बोल रहे हैं, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, फिर वापस डॉक्टर ताहिर चौधरी के पास जाना चाहूंगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले कुछ समय से निशाने पर हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि जसबीर सिंह के घर पर जब ग्रेनेड फेंका जाता है तो केवल जसबीर सिंह के ऊपर हमला नहीं हुआ है, उनके 2 साल के बच्चे तक की मौत हो जाती है। आपसे जानना ही चाहता हूं कि भाजपा को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या आतंकी ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से राज्य में भाजपा का विस्तार हो रहा है, भाजपा एक संगठन के तौर पर ताकत के रूप में जिला योजना समिति के चुनावों में उभर कर आई है, उससे आतंकियों को लगता है अब उनके दिन बचे नहीं है, इसलिए इस बौखलाहट का प्रदर्शन इस घटना से हो रहा है। जी रविंद्र जी। आप मुझसे जी ये ताहिर जी से पूछे, रविंद्र जी से। हाँ, मुझे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए, आज सत्ता में ये, अगर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप 90 से लेकर के ये ट्रेंड देखेंगे तो सबसे ज्यादा उस वक्त चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, सबसे ज्यादा लोग जो टारगेट हुए हमारे साथ का विधायक भी मारे गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो टारगेट थी, कश्मीर में बीजेपी थी नहीं, इसलिए मैक्सिमम जो है जो है, क्योंकि उसमें वो टारगेट करते हैं सत्तरली जो रूलिंग पार्टी होती है, मेन स्ट्रीम की जो भी पार्टी है, उसके बाद
बीच जो दौर आया 96 से 2000 सिटिंग मिनिस्टर मारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी कोलिशन पर, वो एनडीए का हिस्सा ही थे उस वक्त जी फिर पीडीपी बनी, उनको भी माफ नहीं किया गया। जी कोई ये इल्जाम, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो मुझे लगता है वो ये है कि आपने खुद अपने लोगों को, जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी विचारधारा या उनकी अप्रोच अलग हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी राजनीति की जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन तमाम लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी हो और कुछ दल हैं, उन सबको सिर्फ इसलिए वो किसी विशेष धर्म से हो या सिर्फ इसलिए कि वो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, उनको ये कह करके कि ये प्रो मिलिटेंट है, सॉफ्ट है, प्रो पाकिस्तान है, एंटी नेशनल है, ये बहुत बड़ी डिससर्विस की है नेशन के लिए। ये बड़ा खराब काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा रविंद्र शर्मा जी का कहना है। रविंद्र जी का मानना यह है कि जो भी सत्ता में रहता है वो आतंकियों के निशाने पर रहता है। जब कांग्रेस थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसके नेता निशाने पर होते थे। जब पीडीपी को मौका मिला तो पीडीपी के नेताओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी वापस आपके पास रुख करता हूं। अतीत क्या था और वर्तमान क्या है, इसी को लेकर आपसे सवाल है। आपने इस देश को पिछले 70 सालों में लगातार बताया कि घाटी की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो धारा 370 है। 5 अगस्त 2019 के फैसले को आप ऐतिहासिक बताते हैं कि बस यही बार होना था और फिर देखो क्या होता है। 2 साल हो गए, घाटी तो आतंकी मुक्त नहीं हुई, पर जिन भाजपा के नेताओं ने यह दावा किया था, दिल्ली के भरोसे पे जो भाजपा के नेता घाटी में सक्रिय हुए थे, उनकी सक्रियता जीवन के साथ समाप्त होने का सिलसिला शुरू हुआ। अपनी इस विफलता को, अपनी इस नाकामी को, अपनी इस असफलता को भविष्य में क्या कहकर परिभाषित करेंगे डॉक्टर ताहिर चौधरी आप, और इस सिलसिले को कैसे रोकेंगे? देखिए, मैं आपको सीधी सी क्लियर सी बात बताऊं जी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आज तक 70 साल से जो कुछ होता हुआ, उन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, सेंटर की हमारी सरकार कामयाब भी हुई है लगाम लगाने पे। लेकिन आज की डेट में जो हालात बदले हैं वो इस तरह इसलिए बदले कि जब घाटी के अंदर, वैली के अंदर जगह जगह आपको तिरंगे लहराने शुरू हो गए, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता तिरंगा लेके दिखना शुरू हो गए, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराने लगे। बहुत सारी चीजें हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पे की हैं और कार्यकर्ता हमारे बड़े हैं। हमारा पार्टी का जो एक एवरेज है जो घाटी के अंदर, हम हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर विलेज में, हर ब्लॉक में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका फैलाव बड़ा है वैली के अंदर। और ये सारी चीजें जब सामने आना शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज पे लगे हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हौसले गिराए जाएं, तोड़े जाएं, इनको झुकाया जाए, किसी तरह से इनके दिलो दिमाग में खौफ का जो एक डर और खौफ इनके दिलो दिमाग में डाला जाए और ये चीजें सामने आए और ये लोग कहीं बैकफुट पे आए। लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे कार्यकर्ता के, हमारे लीडर्स के हौसले बहुत बुलंद है। हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो हमारा ख्वाब है जम्मू कश्मीर को लेके, स्पेशली कश्मीर को लेके एक नया कश्मीर दुनिया के सामने लाने का, उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। डॉक्टर साहब, मेरे आपसे आपत्ति है आपके इस बयान से। आप अपने संगठन के हौसले की दाद दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के हौसले की दाद दे रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल तो आपकी सरकार से है। तिरंगे लहराए जा रहे हैं घाटी के अंदर और इसके कारण से आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। एक संप्रभु देश में अपना तिरंगा लहराने के एवज में जान गंवानी पड़े, क्या यह उस सरकार की नाकामी के तौर पर नहीं देखना चाहिए? क्या यह आपकी सरकार की असफलता नहीं है? क्या जो तंत्र आपने घाटी में स्थापित किया है, जम्मू कश्मीर में स्थापित किया है, राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया है, और उसके बावजूद भी ये दृश्य दिख रहे हैं जिसकी स्वीकारोक्ति आप कर रहे हैं कि चूंकि तिरंगे दिख रहे हैं इसलिए इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इसके संदर्भ में किसको जिम्मेदार मानते हैं और इसके लिए किनके खिलाफ कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? डीजीपी कब हट रहा है? मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई कब तक उम्मीद करें? गृह सचिव को कब सस्पेंड किया जा रहा है? सवाल है, कोई उत्तर आपके पास हो? आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया था। देखिए, हिस्ट्री में ये चीज सामने है, आप इस चीज को मानोगे जी। जब भी कभी आप अच्छे कदम के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें आ रही, वो चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन हम अपने लाइन पे, अपने काम पे लगे रहेंगे।
हमारी सरकार की कहीं पे भी कोई कमी नहीं रह रही है। हमारी J&K की सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं डे नाइट काम कर रही हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं घटना हो जाती है। तो सदक साहब ने बहुत बड़ी बात कही, कहीं ना कहीं छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और सरकार को, जम्मू कश्मीर LG साहब को देखना चाहिए इस जगह पे कि कौन से ऐसे लोग जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनको सिक्योरिटी कवरेज में रखा जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के लिए मैं कहता हूं, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी भी जो घटनाएं हुई हैं वैसी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये दिन ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, बहुत जल्दी हालात स्मूथ हो जाएंगे, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे की उम्मीद करती है, तरक्की की हम उम्मीद करते हैं, वो चीजें जल्दी अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। डॉक्टर ताहिर चौधरी इतना ही कह रहे हैं, लेकिन मसद असदुद्दीन हुसैन साहब, मैं वापस आपकी ओर रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप पुलिस के वर्तमान जो इंतजामात हैं घाटी में, जम्मू में सुरक्षा के लिहाज से, उनके प्रति संतुष्टि रखते हैं? क्या आपको लगता है जो कुछ होना चाहिए वो सब किया जा रहा है? बाकी देखते हैं। जहां तक रियलिटी है जी, ग्राउंड रियलिटी, वो कहते हैं, फारसी वाला कहता है अयारा चाहे बयां जी, जो चीज दिखाई दे रही है आपको, मैं तो बिल्कुल इस पे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूं कि जितना भी हमारी जो इस वक्त की सरकार है, उस सरकार ने जितने भी वादे किए वो सारे वादे जबानी और कागजी भी नहीं है, लिखते भी नहीं है, जबानी बोलते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर से आपने जिस वक्त ये जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उस वक्त क्या 80% लोग जो थे वो वोट करने आते थे। कोई मिलिटेंसी ठीक है, थोड़ा बहुत ये डिजिट के नीचे गन थोड़ा बहुत होता ही है, वो हर जगह होता है जमहूरी मुल्क में जी, कुछ भी नहीं था। जब से ये लोग आए इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया सारे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए कि हमने 370 हटा लिया और जम्मू कश्मीर हमारे कब्जे में आ गया। कब्जे में तो आ गया, हम ऑलरेडी 47 से हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं और हम ज़हनी तौर पर हिंदुस्तानी है। हमारे बिल्कुल बॉर्डर जो है रविंद्र शर्मा जी का और मेरा घर बॉर्डर से मेरा ख्याल है कोई किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर या 3 हवाई किलोमीटर है जी। हमने हमेशा यहाँ मार खाई है लेकिन हमने उफ तक नहीं किया। आज ये जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का स्टेटस अखेड़ के ले गए, इनने बहुत बड़ा काम किया। जितने अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के अच्छे लीडर थे, उन सबको जेल में डाला है। अब इनको चाहिए था, अगर जो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, ये कहते हैं हम झंडा लहरा रहे हैं, आप झंडे लहरा रहे, पहले कब नहीं झंडे थे? झंडे तो हिंदुस्तान के, हम जुड़े थे 47 में, तो हमें तो निकाला गया, बाहर किया गया, फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट किया कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है जी। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं इनकी सिर्फ जबानी है, अमली नहीं है, जिसका नुकसान पूरी रियासत के लोगों को हो रहा है। और जो मां बेचारा गरीब मर रहा है, छोटा मर रहा है, और इधर सिक्योरिटी फोर्सेस में भी गरीब का बेटा सिपाही है, वो मर रहा है, वो जान दे रहा है। और जो लोग बंद कमरों में बैठे हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इनसे ये कहूंगा, आपने जो किया, जो बोला आज तक, एक बात वह आपकी जो थी ना, वो सच नहीं थी, ना कहीं उसकी प्लानिंग है। ये जो कर रहे हैं बगैर प्लानिंग के कर रहे हैं। जिस हुकूमत की प्लानिंग ही नहीं होती तो इतने बड़े मुल्क को वो कैसे चलाएंगे? ये रोज मरवाने वाली बात है। हुसैन साहब काफी नाराज है, उन्हें लगता है कि जो वादे हैं वो लिखे भी नहीं जाते हैं और कुल मिलाकर जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब नजर आते हैं। और रवि शर्मा साहब, मैं वापस आपके पास आखिरी बातचीत के लिए रुक करता हूं। और कुल मिलाकर देश बड़ी उम्मीदों के साथ में जम्मू कश्मीर की ओर देख रहा है। उसको लगता है कि धारा 370 की भी समाप्ति काफी कुछ हो गई, तो अब कम से कम जम्मू कश्मीर एक खुशहाल, शांति प्रिय राज्य के तौर पर हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। क्या ऐसी उम्मीद के साथ हैं आप? और अगर ऐसी उम्मीद अभी नहीं देख पा रहे तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये उम्मीद साकार हो पाए? आखिरी बातचीत आपसे। देखिए,
मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता, जी क्योंकि इन्होंने वो जख्म दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मेजॉरिटी को मंजूर नहीं। जी जिस तरीके से सारा दर्जा और स्पेशल स्टेटस और सारी चीजें एकतरफा तौर पे बगैर मशवरे के, बगैर डेमोक्रेटिक तरीके से जी बातचीत किए सारी चीज को खत्म कर दिया, और सबसे बड़ी बात कि स्टेट को डिवाइड करके डाउनग्रेड कर दिया। अब इनको मौका नहीं मिल रहा कि उस स्टेट को बहाल कर सके। जो ये काम कर चुके हैं उसको रिवर्स करने का भी मौका हालात नहीं दे रहे। 2 साल से ज्यादा हो गए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। आपने एक 250 साल रियासत को, जिसका जम्मू में भी मैं कसूर से कह सकता हूं कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी उसका स्वागत नहीं कर सकता कि यूटी बनाया है, और कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ये लीडर यहाँ बयान दे के स्टेट नहीं होना चाहिए और फिर जम्मू के शहर में घूम जाए। हर आदमी हर्ट है। कश्मीर की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। और क्या गुनाह था, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि ये वो रियासत थी जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे थी। इतिहास को जानने वाले जानते हैं कि हमारे साहब ने तो दस्तखत किए, 3 महीना विलंब भी हुआ, उसमें घुसपैठ भी हुई, लेकिन कश्मीरियों ने, कश्मीर के नेताओं ने उस वक्त देश का साथ दिया, जिन्ना को, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। आज आप दीवारों को तिरंगे में रंग करके कहते हैं कि कश्मीर खिल गया। मैं कहता हूँ दिलों को रंगने की बात है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से तो बहुत अच्छी बात करते हैं कि दिल की और दिलों की दूरी दूर करनी है, दिल्ली और कश्मीर की दूरी दूर करनी है। काम ऐसे होते हैं कि भाई साहब जिससे दिल और दिल्ली दूर हो रही है और कश्मीर और दिल्ली भी दूर हो रही है, वो चाहे दबाव में हो, प्रेशर में हो, लेकिन हालात सामान्य नहीं है। मिलिटेंसी जो है वो एक अलग फैक्टर है। मैं तो ये श्रेय भी देता हूं कि जो पार्टीज वहां जिंदा हैं, जिन्होंने उस हालात का मुकाबला किया, 47 से लेकर के भारत का साथ दिया, आपने सबको एक रंग में पेंट कर दिया। इसलिए आप पाकिस्तान को और ऐसा इतना बड़ा क्रेडिट मत दो कि जिन लोगों ने चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों को भी आपने देशद्रोही कह दिया। तो ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है? रवि शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक कि नेताओं के स्तर पर कहीं ना कहीं असंतोष है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान या आतंकी संगठनों की सफलता के तौर पर इन घटनाओं को नहीं देखा जाना चाहिए। बेहतर होगा कि सरकार अपने प्रबंधन पर और अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर आत्मचिंतन करे। एक बड़ा फैसला जब क्रियान्वयन के लिए उठा लिया गया है तो वह सफलतापूर्वक क्रियान्वित होना चाहिए। बेहद जरूरी है कि कश्मीर की घाटी के अंतर्गत बने हुए हालातों के संदर्भ में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता न की जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो कि वहां पर आतंकियों में यह दहशत आनी चाहिए कि अगर वो किसी भी घटना को करने की कोशिश भी करेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। जब यह दहशत आतंकियों के जहन में आएगी तभी शायद शांति की स्थितियां बहाल हो पाएंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं और लौट कर आएंगे तो कोरोना से जुड़े एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ संजीदा बातचीत उस समस्या के संदर्भ में हो पाए जो पूरी दुनिया के संदर्भ में यक्ष प्रश्न बनी हुई है। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।